बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर शाहिद मलिक एंड वेलकम टू स्टेप एंटी-टेस्ट सीरीज़। आज के सेशन के अंदर हम स्टेप का जो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि ई कैट का है। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ और डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 61 हमारी स्क्रीन के ऊपर अपेयर हो रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर वो कहता है, इन सी लैंग्वेज अ फंक्शन नेम दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एनी हेडर फाइल इज क्लासिफाइड एज। अल्फा ऑप्शन के अंदर कीवर्ड है, बीटा के अंदर स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है, चार्ली के अंदर यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर है और डेल्टा ऑप्शन के अंदर है नन ऑफ दी अबव। अब क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि सी लैंग्वेज के अंदर आपका एक ऐसा फंक्शन का नाम है जो किसी हेडर फाइल के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, तो उसको हम किस तरीके से क्लासीफाई करेंगे। तो अल्फा ऑप्शन को देखें तो अल्फा ऑप्शन के अंदर तो कीवर्ड लिखा हुआ है। कीवर्ड जो होते हैं वो आपके स्पेशल रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो डेवलपर्स होते हैं उन्होंने स्पेसिफाई किया होता है कि इनका काम क्या होगा। अब बाकी हमारे पास दो ऑप्शंस रह गई, एक हमारे पास स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है और एक हमारे पास यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर है। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर आपके ऐसे आइडेंटिफायर्स होते हैं जो कि फंक्शंस के नाम होते हैं और वो नाम आपके हेडर फाइल के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड होंगे। इसके अलावा जितने भी आइडेंटिफायर्स होंगे वो आपके यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्योंकि उस टाइम से यही पूछा था कि ऐसा फंक्शन का नाम जो हेडर फाइल के अंदर इंक्लूडेड नहीं है तो वो किसके अंदर क्लासीफाई होगा, वो आपका यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर के अंदर क्लासीफाई होगा। तो इस केस में हमारे पास चार्ली जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 है, इन सी लैंग्वेज व्हाट वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन द आंस, जो कि यहाँ पे एक एज ए वेरिएबल के तौर पे आ रहा है, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट बिलो। स्टेटमेंट नीचे क्या है, इंट आंस इक्वल्स टू 20 मॉडुलस या रिमाइंडर ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ है और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 5 के साथ। यहाँ पे एक्चुअली इनिशियलाइजेशन हो रही है आंसर वेरिएबल की और इसके अंदर हम वैल्यू कौन सी असाइन कर रहे हैं, 20 को 5 के ऊपर डिवाइड करके जो उसका रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पे हम ले रहे हैं। तो अब हमें मालूम है कि 20 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 4 ज़ा 20 और रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है। इट मीन्स कि ये जो 0 है ये हमारा आंस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर हम देखते हैं तो चार्ली ऑप्शन के अंदर क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 0 आ रहा है तो इस केस में हमारा चार्ली करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 है हमारे पास, यू आर राइटिंग अ C++ प्रोग्राम and need to embed a line break between words. What is the correct way to achieve this? अल्फा ऑप्शन के अंदर है by using \br, बीटा के अंदर है by using \b, चार्ली के अंदर है by using \n, जबकि डेल्टा ऑप्शन के अंदर है by using \ln। अब क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि आप C++ का एक प्रोग्राम राइट कर रहे हैं और आप एक लाइन ब्रेक जो है उसको एम्बेड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम किस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे कि हमारा ये टास्क जो है ये अचीव होता है। तो स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि जो हमारे पास एस्केप सीक्वेंस करैक्टर्स हैं उसके अंदर \n जो है वो आपका ऐसा एस्केप सीक्वेंस करैक्टर है जो कि आपका लाइन ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे लाइन ब्रेक से मुराद ये फॉर एग्जांपल आपने प्रिंट ऑफ हेलो वर्ल्ड लिखा है तो हेलो को आप एक लाइन के ऊपर प्रिंट करना चाहें और वर्ल्ड को आप दूसरी लाइन के ऊपर प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, \n को इस्तेमाल करेंगे। तो जब आप \n को यूज़ करेंगे तो उस तरीके से आपका जो लाइन ब्रेक का जो फीचर है वो इस यहाँ पे एम्बेड हो जाएगा और आपकी लाइन ब्रेक हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास चार्ली करेक्ट आंसर है। उसके बाद अल्फा ऑप्शन के अंदर br लिखा, \br जो है वो किसी भी किस्म का कोई एस्केप सीक्वेंस करैक्टर नहीं है। बीटा के अंदर \b है, \b जो है वो आपका बैकस्पेस के तौर पे इस्तेमाल होता है और वो आपका एक कर्सर को एक पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव कर देता है। जबकि डेल्टा ऑप्शन के अंदर \ln लिखा हुआ, ये किसी भी किस्म का एस्केप सीक्वेंस करैक्टर नहीं है C++ के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन 64 है, टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ x बाय 3 इन वन लाइन आइडेंटिफाई द वैलिड स्टेटमेंट। आपने x एक वेरिएबल है उसके अंदर डायरेक्टली 3 जो है उसका डिक्रीमेंट करना है, तो उसके लिए हम कौन सी स्टेटमेंट को इस्तेमाल करेंगे। तो अल्फा ऑप्शन के अंदर x-3 है, बीटा के अंदर x माइनस इक्वल टू 3 है, चार्ली के अंदर x माइनस माइनस, जबकि डेल्टा ऑप्शन के अंदर है x इक्वल टू x माइनस 3x। अब अल्फा ऑप्शन को देखें तो अल्फा ऑप्शन के अंदर तो सिंपली जो x की वैल्यू होगी उसमें से 3 माइनस हो जाएगा। बीटा ऑप्शन को देखें तो x इक्वल्स माइनस इक्वल टू 3,
यहाँ पे आपकी कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, और ये वाली जो स्टेटमेंट है ये आपकी इक्वलेंट है x इक्वल्स टू x माइनस 3। तो ये आपकी वैलिड स्टेटमेंट है जो कि आपका x की वैल्यू के अंदर 3 का डिक्रीमेंट करने के लिए इस्तेमाल होगी, और वो वैल्यू दोबारा x के अंदर स्टोर हो जाएगी। पहली वाली के अंदर इशू ये है कि उसके अंदर 3 माइनस हो रहा है, लेकिन वो दोबारा x की वैल्यू के अंदर स्टोर नहीं हो रहा, जबकि बीटा जो है, बीटा के केस के अंदर वो x की वैल्यू के अंदर दोबारा स्टोर भी हो रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ बीटा ही बनता है। लेकिन चार्ली को भी देखते हैं, चार्ली के अंदर x माइनस माइनस लिखा हुआ है, x माइनस माइनस जो आपके पास 1 का डिक्रीमेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो 3 का डिक्रीमेंट नहीं करेगा। जबकि डेल्टा ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है x इक्वल्स टू x माइनस 3x, ये क्या कर रहा है, ये x की वैल्यू में से 3 टाइम्स x की वैल्यू माइनस कर रहा है और उसको फिर दोबारा x के अंदर स्टोर कर रहा है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली आपका डेल्टा ऑप्शन जो है वो भी आपका इनकरेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन 65 है, व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 8 + 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब यहाँ पे आपके पास एक एक्सप्रेशन गिवन है और उसकी हमसे पूछा कि इसकी करेक्ट वैल्यू जो है एवेल्यूएट होने के बाद क्या होगी। अल्फा ऑप्शन के अंदर 17 है, बीटा के अंदर 72, चार्ली में 33, जबकि डेल्टा ऑप्शन के अंदर है 36। अब इस एक्सप्रेशन को देखें तो यहाँ पे ऑपरेटर हमारे पास दो इस्तेमाल हो रहे हैं, एक प्लस का और एक मल्टीप्लिकेशन का है। तो इन दोनों में से ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो आपके पास मल्टीप्लिकेशन की है। इट मीन्स कि मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंगली 3 × 3 जो है वो आपका पहले कैलकुलेट होगा। तो आपका ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 8 + 9। तो 8 + 9 को आप ऐड करेंगे तो आपके पास सिंपली 17 जो है वो बनता है, जो कि अल्फा ऑप्शन के अंदर आता है। तो यहाँ पे अल्फा हमारा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है हमारे पास, चूज द वैलिड वेरिएबल नेम, कि जो गिवन ऑप्शन है उनमें से हमने वैलिड वेरिएबल नेम जो है उसको आइडेंटिफाई करना है। अल्फा ऑप्शन के अंदर बाबर आजम लिखा हुआ है। अब बाबर और आजम के दरमियान जो है वो स्पेस है। बीटा के अंदर सिंटेक्स एरर है, सिंटेक्स एरर के अंदर भी स्पेस है। चार्ली के अंदर आउट लिखा हुआ है, और जबकि डेल्टा ऑप्शन के अंदर फॉर लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखें तो उसमें वैलिड जो है हमने वेरिएबल नेम जो है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो वैलिड वेरिएबल नेम के लिए हमारे पास कुछ वेरिएबल के नेमिंग रूल्स हैं, जिसमें ये है कि हमारा जो पहला करैक्टर है वो आपका अल्फ़ाबेट होना चाहिए, अंडरस्कोर होना चाहिए। दूसरी बात ये कि उसके अंदर स्पेस नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात ये कि उसके अंदर जो है अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल करैक्टर जो है वो इस्तेमाल नहीं हो सकता। सिमिलरली उसके अंदर जो आपके रिजर्व वर्ड या कीवर्ड्स हैं वो इस्तेमाल नहीं हो सकते। अब अल्फ़ा और बीटा के अंदर इशू ये है कि वहाँ पे स्पेस इस्तेमाल हो रही है, और डेल्टा ऑप्शन के अंदर इशू ये है कि वहाँ पे कीवर्ड जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। तो इट मीन्स कि अल्फ़ा, बीटा और डेल्टा जो है ये सारे के सारे हमारे पास इनवैलिड कीवर्ड्स हैं, और एक ही हमारे पास वैलिड कीवर्ड है जो कि आउट है, और वो आपका चार्ली ऑप्शन के अंदर मौजूद है। उसके बाद क्वेश्चन 67 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर इन सी। अल्फा ऑप्शन के अंदर स्कैनएफ है, बीटा के अंदर प्रिंटफ है, चार्ली के अंदर एसक्यूआरटी, जबकि डेल्टा ऑप्शन के अंदर है ऑल ऑफ दीज। अब क्वेश्चन के अंदर उसने हमसे पूछा कि जो ऑप्शंस गिवन है उनमें से वैलिड स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर कौन सा है। तो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर नॉर्मली आपके जो फंक्शंस के जितने नाम हैं बिल्ट इन फंक्शंस के, ठीक है, वो आपके स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे देखें तो स्कैनएफ, प्रिंटएफ और एसक्यूआरटी ये सारे के सारे हमारे पास वैलिड स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स है। तो इट मीन्स यहाँ पे ऑल ऑफ दीज जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। स्कैनएफ जो है वो आपके पास यूज़र इनपुट के लिए इस्तेमाल होता है, प्रिंटएफ जो है वो आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है, एसक्यूआरटी जो है वो आपका स्क्वायर रूट के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 है, आइडेंटिफाई द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अल्फा ऑप्शन के अंदर आर लैंग्वेज है, बीटा के अंदर सी माइनस है, चार्ली के अंदर HTML है, जबकि डेल्टा ऑप्शन के अंदर ऑल ऑफ दीज है। अब क्वेश्चन के अंदर उससे हमसे पूछा कि हमने वैलिड जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको आइडेंटिफाई करना है। अब इसमें देखें हमारे पास सबसे पहले आपके जहन में ये बात आएगी कि जो C है ये शायद बाय मिस्टेक C++ होना चाहिए था, और बाय मिस्टेक ये C हो गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों को कन्फ्यूज़ करने के लिए इसके अंदर माइनस का सिंबल ऐड किया गया है। चार्ली ऑप्शन के अंदर HTML है। HTML जो है वो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इटसेल्फ नहीं है, वो तो आपकी एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम वेब पेजेस में हम उसको डेवलप करते हैं, ठीक है। C जो है वो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, और यहाँ पे एक ही हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि आर लैंग्वेज है। तो इस केस में हमारे पास आर लैंग्वेज जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड एंड एज्यूम टेम्प इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड विद इंट डाटा टाइप। आपके पास एक कोड गिवन है और उसमें वो कह रहा है कि आपका जो टेम्प का वेरिएबल है वो आपने एज्यूम करना है कि इंट के थ्रू वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हो चुका हुआ। अब यहाँ पे देखें तो एक फॉर लूप की स्टेटमेंट लिखी हुई है, उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन है, फिर हमारे पास कंडीशन एक्सप्रेशन होता है, और फिर हमारे पास यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का है, और ब्रेसेस के थ्रू हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारे पास लूप बॉडी है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखें तो सबसे पहले उसने क्योंकि हमें बता दिया कि ऑलरेडी वेरिएबल जो है टेम्प का एंड के साथ डिक्लेयर किया जा चुका है। इट मीन्स कि मेमोरी के अंदर टेम्प का वेरिएबल जो है वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। वैल्यू क्या है उसकी मेमोरी के अंदर, वो हमारे पास अभी अनडिफाइंड है, जिसे हम गार्बेज वैल्यू भी बोलते हैं। तो सबसे पहली यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होता है फॉर लूप के अंदर, और हमें मालूम है कि इनिशियलाइजेशन का एक्सप्रेशन सिर्फ वन टाइम ही एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 0 को असाइन कर रहे हैं टेम्प वेरिएबल को। इट मीन्स कि मेमोरी के अंदर उसकी वैल्यू जो है वो चेंज होके 0 हो जाएगी। उसके बाद क्या है, कंडीशन के ऊपर कंट्रोल आपका ट्रांसफ़र होगा, जहाँ पे आपकी कंडीशन है टेम्प इज़ लेस देन 5, तो मेमोरी के अंदर उसकी वैल्यू 0 है, 0 लेस देन 5 आपकी कंडीशन ट्रू पे इवैल्यूएट होगी। इट मीन्स कि आपका जो कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन है वो आपका लूप बॉडी के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे इफ़ की स्टेटमेंट है, इफ़ की स्टेटमेंट के अंदर हम टेम्प की वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं 2 के साथ कि क्या टेम्प की वैल्यू जो है वो 2 के इक्वलेंट है या नहीं है। अब टेम्प की वैल्यू तो 0 है, तो 0 जो है वो आपका 2 के इक्वलेंट नहीं है, तो इट मीन्स कि ये कंडीशन आपकी फॉल्स पे इवैल्यूएट होगी। जब फॉल्स पे इवैल्यूएट होगी तो इट मीन्स कि कंटिन्यू की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी और कंट्रोल मूव हो जाएगा आपका इस प्रिंटफ की स्टेटमेंट के ऊपर। इस प्रिंटफ की स्टेटमेंट के ऊपर देखेंगे तो हमने इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के थ्रू टेम्प की वैल्यू को प्रिंट करना है, तो आपके आउटपुट स्क्रीन के ऊपर 0 जो है वो आपका प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा आपका टेम्प प्लस प्लस के ऊपर। अब टेम्प प्लस प्लस क्या करेगा, यहाँ पे टेम्प की वैल्यू के अंदर 1 का इंक्रीमेंट कर रहा है, तो इट मीन्स इसकी वैल्यू चेंज होकर 0 से 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। दोबारा कंट्रोल शिफ्ट हुआ कंडीशन के ऊपर। अब कंडीशन के अंदर टेम्प की वैल्यू चेंज हो चुकी है जो कि 1 है। अब 1 लेस देन 5 कंडीशन आपकी अभी भी ट्रू है, कंट्रोल लूप बॉडी के अंदर आएगा। अब यहाँ पे फिर इफ़ की स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम टेम्प की वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं 2 के साथ, 1 इक्वल्स टू 2 कंडीशन जहाँ पे फिर आपकी फॉल्स पे इवैल्यूएट होगी। इट मीन्स कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं होगा और आपकी इस प्रिंटफ के थ्रू आपकी जो वैल्यू है टेम्प की वो दोबारा से प्रिंट हो जाएगी जो कि 1 है। फिर कंट्रोल शिफ्ट हुआ आपका टेम्प प्लस प्लस पे, जो क्या करेगा मेमोरी के अंदर टेम्प की वैल्यू को 1 से चेंज करके उसको 2 पे कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद कंट्रोल फिर ट्रांसफर हुआ आपका कंडीशन के ऊपर, जो कि चेक करेगा कि आपकी जो टेम्प की वैल्यू है वो क्या है। अब 2 लेस देन 5 कंडीशन आपकी अभी भी ट्रू है, इट मीन्स लूप बॉडी के अंदर गया। अब यहाँ पे इफ़ की स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे इफ़ की स्टेटमेंट के अंदर टेम्प की वैल्यू जब एंटर करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 2 इक्वल्स टू 2 कंडीशन आपकी यहाँ पे ट्रू पे इवैल्यूएट हो रही है। जब ट्रू पे इवैल्यूएट होगी तो आपकी कंटिन्यू की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, और हमें मालूम है कि कंटिन्यू की स्टेटमेंट क्या करती है, आपकी जो रेस्ट ऑफ बॉडी है लूप की उसको एग्जीक्यूट नहीं करती और कंट्रोल को नेक्स्ट आइटरेशन पे मूव कर देती है। अब नेक्स्ट आइटरेशन का मतलब ये है कि इस पॉइंट से कंट्रोल डायरेक्ट आपका टेम्प प्लस प्लस पे मूव कर जाएगा, प्रिंटिंग कुछ भी नहीं होगी, ठीक है। इट मीन्स कि मेमोरी के अंदर जब टेम्प प्लस प्लस एग्जीक्यूट हुआ तो वैल्यू उसकी चेंज होकर 3 हो गई। अब 3 होकर कंडीशन पे दोबारा कंट्रोल जाएगा, तो आपकी कंडीशन बन गई 3 लेस देन 5 कंडीशन आपकी अभी भी ट्रू है। फिर आपका टेम्प के ऊपर आएगा इफ़ स्टेटमेंट के ऊपर 3 इक्वल्स टू 2 कंडीशन जो है यहाँ पे आपकी फॉल्स पे इवैल्यूएट होगी क्योंकि ये उसके इक्वलेंट नहीं बनता। इट मीन्स कंटिन्यू की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई, आपकी टेम्प की वैल्यू प्रिंट होगी, तो आपका 3 आउटपुट स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। फिर कंट्रोल शिफ्ट हुआ टेम्प प्लस प्लस पे, जो क्या करेगा 3 की वैल्यू को चेंज करके 4 कर देगा। अब यही 4 जो है दोबारा जो फॉर लूप की कंडीशन है उसको चेक करेगा। 4 लेस देन 5 कंडीशन आपकी यहाँ पे अभी भी ट्रू है। फिर इफ स्टेटमेंट के ऊपर आया 4 इक्वल्स टू 2 कंडीशन अभी भी फॉल्स है, कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी और 4 जो है आपकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। टेम्प प्लस प्लस क्या करेगा, आपकी आउटपुट टेम्प की वैल्यू को मेमोरी के अंदर 4 से 5 में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पे कंडीशन आपकी बन जाएगी 5 लेस देन 5। अब 5 लेस देन 5 तो आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स पे इवैल्यूएट होगी। इट मीन्स कि आपके बाकी का पूरा कोड जो है लूप बॉडी है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर हमारे पास क्या प्रिंट हुआ था, 0 1 और 0 1 3 एंड 4। तो हम ऑप्शंस के अंदर देखते हैं, ऑप्शंस के अंदर हमारे पास सिर्फ 4 ही ऑप्शन के अंदर ये गिवन है, तो इट मीन्स 4 ही यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 है हमारे पास। You have 2 integer variables num1 and 2. You need to check if their sum is divisible by 4 in C++. Choose the correct expression. क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास 2 वेरिएबल हैं num1 और num2 के, और दोनों जो हैं वो आपके इंटीजर वेरिएबल हैं, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि आपने इस चीज़ को चेक करना है कि उनका जो सम है वो आपका डिविजिबल बाय 4 है या नहीं है, ठीक है। तो आपके पास अल्फा बीटा चार्ली और डेल्टा के अंदर डिफरेंट एक्सप्रेशंस गिवन है और उसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से जो वैलिड एक्सप्रेशन है वो कौन से वाला।
अगर अल्फा एक्सप्रेशन को देखें तो उसके अंदर num1 और num2 को उसने पेरेंथेसिस के अंदर इनक्लोज किया है। इनक्लोज करने के बाद उसका मॉडुलस ले रहा है 4 के साथ और फिर उसका कंपैरिजन कर रहा है 0 के साथ। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले अगर ऑपरेटर प्रेसिडेंस की बात करें तो हमारे पास पेरेंथेसिस आ गई हैं। इट मीन्स पेरेंथेसिस पहले एग्जीक्यूट होंगी तो num1 प्लस num2 यहाँ पे उसका जो सम है वो कैलकुलेट हो जाएगा। जब सम कैलकुलेट होगा तो उसके बाद हम उसका 4 के साथ रिमाइंडर चेक कर रहे हैं। वो रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो वो आपका डिविजिबल बाय 4 होगा। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है ये आपकी ट्रू पे एवेलुएट करेगी। जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली अल्फा ऑप्शन हमारी करेक्ट है, लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी देखते हैं। बीटा ऑप्शन को देखें तो उसके अंदर सिमिलरली num1 और num2 दोनों को हमने सम किया है पेरेंथेसिस के अंदर 4 के साथ उसका रिमाइंडर लेंगे। अब यहाँ पे गड़बड़ ये हो रही है कि वहाँ पे नॉट इक्वल्स टू जो है उसको इस्तेमाल किया हुआ है। अब नॉट इक्वल्स टू का मतलब ये है कि वो यहाँ पे ये चेक कर रहा है कि उसका जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्विवेलेंट नहीं है। अब यहाँ पे हमें तो चाहिए कि वो डिविजिबल बाय 4 होगा। जब डिविजिबल बाय 4 होगा तो इट मीन्स कि इट शुड बी इक्वल्स टू 0, जो कि यहाँ पे कंडीशन जो है इस चीज़ को चेक नहीं करेगी। तो इट मीन्स कि बीटा ऑप्शन तो आप हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसमें से बाहर हो जाएगी। 40 के अंदर देखते हैं, उसके अंदर num1 प्लस num2 रिमाइंडर 4, उसके बाद इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है। अब इसमें इशू ये है कि इसके अंदर ऑपरेटर प्रेसिडेंस के थ्रू आपका num2 का 4 से जो रिमाइंडर है वो कैलकुलेट होगा और फिर उसके बाद वो num1 के अंदर ऐड होगा। तो यहाँ पे तो हमारी जो स्टेटमेंट थी कि दोनों का सम होना चाहिए वो यहाँ पे डिसक्वालीफाई हो जाती है। तो इट मीन्स कि आपका 4 ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। सिमिलरली हमारे पास डेल्टा ऑप्शन के अंदर भी ये होगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन करेक्ट बनती है जो कि अल्फा वाली है। तो अल्फा इस केस में हमारा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 है द कांस्टेंट 0.15 ई प्लस 6 रिप्रेजेंट्स द सेम वैल्यू एज। अब यहाँ पे वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है 0.15 ई प्लस 6। अब स्टूडेंट्स जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर आपने ई जो है ई को कंसिडर करना है कि ये 10 है और प्लस 6 जो है उसकी रेज टू पावर है। इट मीन्स कि ये आपके पास 10 रेज टू पावर 6 है। इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल डालेंगे और ये जो वैल्यू लिखी है इसको आप एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद जब हम इसको एवेलुएट करेंगे तो हमारे पास 15 और उसके बाद 4 zeros और डेसिमल पॉइंट के बाद एक 0 आएगा। तो इट मीन्स इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास अल्फा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर बनता है। तो अल्फा इज आर करेक्ट आंसर इन दिस केस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 है वी यूज फिल इन द ब्लैंक ऑपरेटर टू इनिशियलाइज द वेरिएबल। कि जो गिवन ऑपरेटर्स हैं उनमें से कौन सा ऑपरेटर है जिसको हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अल्फा ऑप्शन के अंदर हैश का सिंबल है, बीटा के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर है, 40 के अंदर @ का ऑपरेटर है, जबकि डेल्टा ऑप्शन के अंदर क्वेश्चन मार्क गिवन है। अब क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास हैश जो है वो कोई ऑपरेटर नहीं होता, @ का सिंबल भी कोई ऑपरेटर नहीं होता, क्वेश्चन मार्क इटसेल्फ कोई ऑपरेटर नहीं है। लेकिन जब आप उसको कॉलन के साथ यूज़ करेंगे तो फिर वो कंडीशनल ऑपरेटर जो है वो इस्तेमाल होगा। और एक ही ऑपरेटर हमारे पास वैलिड है और वो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है और यही वो ऑपरेटर है जिसको हम वेरिएबल्स की वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दैट्स व्हाई बीटा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन 73 है व्हिच इज अ करेक्ट कन्वर्जन ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इनटू C++। कि C और C++ के अंदर हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको एवेलुएट करना है। तो उसके लिए कौन सी ऑप्शन जो हमारे पास करेक्ट होगी। अब उसमें हमारे पास जो एक्सप्रेशन वो देता है 1/c + 1 - a डिवाइडेड बाय 1 + b। तो अल्फ़ा बीटा 4 और डेल्टा के अंदर कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है, उसको देखते हैं। अब इसमें सबसे पहले तो ये देखें कि हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें 1/c लिखा हुआ है। तो ये 1/c तो सिंपली एज इट इज़ आ जाएगा। स्लैश रिप्रेजेंट करता है आपका डिवीजन ऑपरेटर को। तो उसके बाद प्लस का सिंबल आएगा, फिर आगे एक्सप्रेशन के अंदर है 1 - a। अब 1 - a जो है इसको हमें पैरेंथेसिस के अंदर लिखना पड़ेगा क्योंकि 1 - a इटसेल्फ एक कंप्लीट हमारे पास कैलकुलेशन होनी चाहिए। ये एवेलुएट होगा तो फिर ये हमें एक करेक्ट रिजल्ट जो है वो जनरेट करके देगा। उसके बाद हमारे पास डिवीजन का सिंबल आना चाहिए और नीचे फिर 1 + b लिखा और 1 + b जो है ये स्पेसिफिकली डिवाइड हो रहा है सिर्फ और सिर्फ 1 - a से। ठीक है, तो ऑब्वियसली 1 - a जो है उसको भी पैरेंथेसिस के अंदर होना चाहिए और 1 + b को भी पैरेंथेसिस के अंदर होना चाहिए और इन दोनों के दरमियान जो डिवीजन ऑपरेटर है वो इस्तेमाल होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंगली देखें तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन जो है वो आपकी करेक्ट बनती है जो कि हमारे पास डेल्टा ऑप्शन के अंदर मौजूद है।
तो डेल्टा ऑप्शन इस केस में हमारे पास करेक्ट आंसर होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 है ट्रेस दी एरर इन द फॉलोइंग कोड। आपके पास एक कोड के बिना और उसके अंदर वो हमें से पूछ रहा है कि हमने उसके अंदर जो एरर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। तो स्टूडेंट्स जब भी हमारे पास एरर्स को आइडेंटिफाई करने का कोई क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए ट्रिक ये है कि आपको कोड को नहीं पढ़ना, आप डायरेक्ट उसकी ऑप्शंस को पढ़ें, वहीं से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका जो कोड है उसके अंदर क्या एरर है। आप उस लाइन को पढ़ेंगे, उस लाइन को कोड के साथ कंपेयर करेंगे, अगर तो सेम एज वो एरर जनरेट वाकई वहाँ पे होता है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अल्फा ऑप्शन को देखते हैं। अल्फा ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है द सिंबल परसेंटेज डी मस्ट बी रिप्लेस विद परसेंटेज आई फॉर इंटीजर इनपुट। अगर हम कोड को देखें तो उसके ऊपर वेरिएबल जो है हमारे पास इंट एन है जो कि इंटीजर वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। तो परसेंटेज डी के साथ जो है वो आपका इंटीजर वैल्यू जो है प्रिंट हो सकती है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम परसेंटेज आई को इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे कोई सिंटेक्स एरर जो है किसी किस्म का नहीं आ रहा। बीटा ऑप्शन को देखते हैं। बीटा के अंदर लिखा द वेरिएबल पी मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर यूज़, के हमारे पास पी नाम का एक वेरिएबल है और उसको हमने डिक्लेयर नहीं किया हुआ। तो इनिशियल डिक्लेरेशन के अंदर देखा जाए तो सिर्फ एक वेरिएबल है जो कि एन का है और पी वाकई डिक्लेयर नहीं किया गया। तो इट मीन्स के पी जो है वो आपका एक सिंटेक्स एरर जनरेट कर सकता है। तो बीटा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन हम चार्ली को भी देखते हैं। चार्ली के अंदर हमारे पास द सेमीकोलन एट द एंड ऑफ लास्ट लाइन मस्ट बी रिमूव्ड। लास्ट लाइन हमारे पास प्रिंटफ की स्टेटमेंट है और प्रिंटफ की स्टेटमेंट तुम्हें मालूम है कि आपकी सेमीकोलन के ऊपर एंड होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो वो कह रहा है कि उसको रिमूव होना चाहिए। अगर वो रिमूव हो जाएगी तो फिर वो सिंटेक्स एरर बनाएगा, अदरवाइज इसके यहाँ पे होने से फिर वक्त सिंटेक्स एरर जो है वो नहीं आ रहा। तो एक ही ऑप्शन अभी तक हमारे पास बची थी जो कि हमारे पास बीटा ऑप्शन है कि आपका जो पी वेरिएबल है वो आपका अनडिक्लेयर्ड है, हमें उसको पहले डिक्लेयर करना चाहिए बिफोर यूज। उसके बाद क्वेश्चन है 75 व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। आपके पास एक इनिशियलाइजेशन की स्टेटमेंट है, एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया जा रहा है मेमोरी के अंदर, उसकी वैल्यू हम रखेंगे 54.23 और डेटा टाइप उसकी फ्लोट की है। उसके बाद हम उसको प्रिंटफ के थ्रू प्रिंट करवा रहे हैं। उसके अंदर जो हमने फील्ड बिट स्पेसिफायर यूज़ किया है वो परसेंटेज 10.1f रखा हुआ है। 0.1 का मतलब ये है कि उसकी जो प्रिसीजन है वो अप टू 1 डेसिमल प्लेस होगी। इट मीन्स के 54.23 में से सिर्फ एक डिजिट जो है वो यूज़ होगा। अब 2 जो है वो ऑलरेडी 3 से लेस है, अगर 2 के बाद 5 या उससे ऊपर वाला कोई नंबर होता तो फिर ये राउंड ऑफ होना था। अब क्योंकि नंबर लेस है तो इट मीन्स कि यहाँ पे 0.2 जो है ये तो लाजमी आएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास टोटल फील्ड विड्थ है वो आपके पास 10 कैरेक्टर्स की है। तो यहाँ पे 54 जो है वो एज इट इज़ आएगा। तो 54 और साथ में डेसिमल पॉइंट भी आता है और 2 भी आता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 4 जो फील्ड विड्थ जो है वो तो लाजमी इस्तेमाल होंगे। बाकी के जो फील्ड विड्थ हैं वो हमारे पास एक्स्ट्रा हैं, तो वो हमारे पास यहाँ पे एज ए एम्प्टी स्पेस के तौर पे प्रिंट होंगे। ये आपको नज़र तो नहीं आएंगे लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पे 6 जो एम्प्टी स्पेसेस हैं वो यहाँ पे प्रिंट की गई हैं। तो इस केस में हमारे पास अल्फा ही करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 है फिल इन द ब्लैंक लेबल प्रोवाइड्स अ कोड दैट एग्जीक्यूट्स इफ नो केस लेबल इज मैच इन अ स्विच स्टेटमेंट। अल्फा ऑप्शन के अंदर डिफ़ॉल्ट है, बीटा के अंदर लास्ट है, चार्ली के अंदर एंड है, जबकि डेल्टा ऑप्शन के अंदर स्टॉप है। अब इस क्वेश्चन के अंदर वो हमसे पूछा है कि अगर हमारे पास किसी भी किस्म का कोई केस लेबल जो है वो मैच नहीं होता तो जो गिवन ऑप्शन था उनमें से कौन सा ऐसा लेबल है जो कि हमें उस कोड को प्रोवाइड करेगा जो कि नो मैच केस के सिनेरियो के अंदर एग्जीक्यूट होगा। तो हमें मालूम है कि ये क्वेश्चन जो है ये आपका स्विच स्टेटमेंट से लिया गया और स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम ये बताते हैं कि आपके पास जब कोई भी केस मैच नहीं करता जो कि आपका रिक्वायर्ड होता है तो उस केस में अगर डिफ़ॉल्ट लेबल आपके पास मौजूद है तो डिफ़ॉल्ट लेबल का कोड जो है आपका एग्जीक्यूट होता है। तो इस केस में अल्फा ऑप्शन के अंदर डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ तो डिफ़ॉल्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। बीटा के अंदर लास्ट है, चार्ली के अंदर एंड है, जबकि डेल्टा ऑप्शन के अंदर स्टॉप है। ये किसी किस्म के लेबल्स नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन 77 है व्हेन अ लॉजिकल एक्सप्रेशन इज ट्रू इट्स रिजल्ट इन। अल्फा ऑप्शन के अंदर 0, बीटा के अंदर 1, चार्ली के अंदर लेस देन 0, जबकि डेल्टा ऑप्शन के अंदर -1 है। अब क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि जब भी कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू पे इवैल्यूएट होता है तो इसमें केस में हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या आता है। तो फॉल्स के केस में रिजल्ट हमेशा हमारे पास 0 आएगा और ट्रू के केस में रिजल्ट हमेशा हमारे पास 1 आएगा। तो इस केस में हमारे पास बीटा जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन 78 है इफ़ x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 4 बिलोंग्स टू एंड व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपके पास एक एक्सप्रेशन गिवन है और हमसे उसकी आउटपुट पूछ रहा है।
अब यहाँ पे वो बता रहा है हमें कि x जो है और y जो है ये दोनों इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हैं और x की वैल्यू है हमारे पास 5 और y की वैल्यू है हमारे पास 4। अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है x ग्रेटर देन y। एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर जो है इस्तेमाल हुआ है। कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर क्या होता है कि क्वेश्चन मार्क से पहले हमारे पास यहाँ पे कंडीशन आती है। अगर जो कंडीशन ट्रू होगी तो आपके पास क्वेश्चन मार्क के फ़ौरन बाद वाला जो एक्सप्रेशन है वो एग्जीक्यूट होगा ट्रू के केस में, और अगर इन केस स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो कॉलन के बाद वाली जो स्टेटमेंट है जो एक्सप्रेशन है वो आपका एवेलुएट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सप्रेशन हमारे पास है x ग्रेटर देन y। x की वैल्यू 5 है, 5 को हम चेक करेंगे 4 के साथ, तो 5 तो वाकई 4 से ग्रेटर है, तो इट मीन्स यहाँ पे आपकी कंडीशन जो है ट्रू पे एवेलुएट हो रही है। अब ट्रू पे एवेलुएट हो रही है तो इट मीन्स कि आपकी ये वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। अब इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास x प्लस वाई है। x प्लस वाई क्या करेगा, 5 प्लस 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा, तो ये एक्सप्रेशन आपका 9 पे एवेलुएट होगा। अब 9 जो है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बीटा ऑप्शन के अंदर मौजूद है तो बीटा यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन 79 है स्पेशल वैल्यू दैट कैन बी एंटर्ड बाय द यूजर टू एंड द लूप आइटरेशंस इज कॉल्ड। अल्फा ऑप्शन के अंदर टर्मिनल वैल्यू है, बीटा के अंदर सेंटिनल वैल्यू है, चार्ली के अंदर लूप कंट्रोल वैल्यू, जबकि डेल्टा ऑप्शन के अंदर इनपुट वैल्यू है। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर वो हमसे पूछा कि एक ऐसी स्पेशल वैल्यू है जिसको हम जब एंटर करते हैं तो हमारे पास लूप की आइटरेशन जो है वो टर्मिनेट हो जाती हैं, तो ऐसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, ऐसी वैल्यू को हम सेंटिनल वैल्यू कहते हैं। और उस तरह का जो लूप होता है जो कि सेंटिनल वैल्यू की बेस के ऊपर अपनी आइटरेशन को कंट्रोल करता है उसको हम सेंटिनल कंट्रोल्ड लूप बोलते हैं। तो इस केस में हमारे पास सेंटिनल वैल्यू जो आपका करेक्ट आंसर होगा। अल्फा ऑप्शन के अंदर टर्मिनल वैल्यू है, टर्मिनल वैल्यू किसी किस्म की कोई टर्म नहीं है। चार्ली के अंदर लूप कंट्रोल वैल्यू है, असल में लूप कंट्रोल वेरिएबल होता है, वो एक टर्म है। लूप कंट्रोल वैल्यू जो है ये कोई टर्म इस्तेमाल नहीं की गई। डेल्टा ऑप्शन के अंदर इनपुट वैल्यू है, इनपुट वैल्यू तो वो वैल्यू होगी जो हम स्कैनफ के थ्रू या किसी इनपुट फंक्शन के थ्रू लेंगे, तो इस केस में बीटा ये हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कोड। हमारे पास एक कोड गिवन है और हमने ए की वैल्यू को बताना है। अब इसमें देखें तो यहाँ पे हमारे पास पहली लाइन के अंदर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हो रही है। इट मीन्स कि मेमोरी के अंदर आपका एक वेरिएबल इनिशियलाइज होगा ए के नाम से, वैल्यू उसकी 25 है और डाटा टाइप उसकी है इंट की। उसके बाद कंट्रोल मूव होगा आपका नेक्स्ट लाइन के ऊपर। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर लूप का हेडर लिखा हुआ है और फॉर लूप के हेडर के अंदर हमारे पास ये आपके पास इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन है, उसके बाद ये कंडीशन एक्सप्रेशन है और ये आपके पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक और वेरिएबल क्रिएट हो रहा है सी के नाम से, डाटा टाइप उसकी भी इंट है और उसकी वैल्यू जो हम यहाँ पे असाइन कर रहे हैं वो आपके पास 0 है। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट होगा आपका कंडीशन एक्सप्रेशन के ऊपर जो कि क्या है c लेस देन 4। अब c की वैल्यू मेमोरी के अंदर 0 है, 0 लेस देन 4 कंडीशन आपकी ट्रू है। कंडीशन ट्रू होगी तो इट मीन्स कि आपके पास जो लूप बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें तो लूप बॉडी के अंदर क्योंकि सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, कैसे पता चला एक ही स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेसेस इस्तेमाल नहीं की गई। अगर ब्रेसेस इस्तेमाल की गई होती तो उससे हमें आइडेंटिफाई हो जाता कि उसके नीचे जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो आपकी लूप बॉडी की पार्ट हैं। अब यहाँ पे लूप बॉडी का पार्ट सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, a इक्वल्स टू a+1। इट मीन्स कि वो वैल्यू को चेंज करके 25 से 26 कर देगा। उसके बाद आपका कंट्रोल जो है C++ पे मूव करेगा जो कि वैल्यू को चेंज करके 1 पे कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद कंट्रोल दोबारा कंडीशन एक्सप्रेशन के ऊपर आया तो 1 लेस देन 4 कंडीशन आपकी अभी भी ट्रू है, a इक्वल्स टू a+1 दोबारा से एग्जीक्यूट होगा तो वैल्यू मेमोरी के अंदर चेंज होकर 27 हो जाएगी। उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद दोबारा कंट्रोल यहाँ पे जाएगा जो कि मेमोरी को अंदर c की वैल्यू को 1 से 2 के अंदर कन्वर्ट कर देगा। फिर दोबारा कंडीशन एक्सप्रेशन के ऊपर आया तो 2 लेस देन 4 कंडीशन अभी भी ट्रू है। फिर a इक्वल्स टू a+1 दोबारा एग्जीक्यूट होगा जो कि वैल्यू की मेमोरी के अंदर इसको चेंज करके 28 कर देगा। उसके बाद क्या हो रहा है, दोबारा आपका कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा जो कि यहाँ पे इसकी वैल्यू को 3 पर कन्वर्ट करेगा। फिर 3 लेस देन 4 कंडीशन आपकी अभी भी ट्रू है, a इक्वल्स टू a+1 फिर से एग्जीक्यूट होगा जो कि उसकी वैल्यू को 28 से 29 पे कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद दोबारा C++ आया, C++ ने मेमोरी के अंदर वैल्यू को चेंज करके 4 कर दिया।
फिर कंडीशन चेक हुई 4 लेस देन 4। अब यहाँ पे हमारे पास 4 लेस देन 4 जो है वो आपका कंडीशन फॉल्स पे एवेलुएट हो रहा है। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी और फॉर लूप की स्टेटमेंट के बाद वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी, जो कि a इक्वल्स टू a+3 है। इट मीन्स कि a की जो वैल्यू है इसके अंदर 3 को ऐड करें और जो रिजल्ट है वो दोबारा a के अंदर स्टोर कर दें। अब a की वैल्यू जो है वो हमारे पास मेमोरी के अंदर 29 है, तो इसके अंदर 3 ऐड करेंगे तो 32 जो है वो अब इसकी न्यू वैल्यू होगी। अब क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उससे हमसे पूछा था कि हमारे पास a की फाइनल वैल्यू क्या होगी आफ्टर एग्जीक्यूशन, तो हमारे पास 32 है, तो इस केस में 32 हमारे पास चार्ली ऑप्शन के अंदर आता है, तो चार्ली यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 है विच सिंबल इज यूज टू इंडिकेट द बिगिनिंग ऑफ द बॉडी ऑफ द लूप, के जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा ऐसा सिंबल है जो लूप की बॉडी की बिगिनिंग को इंडिकेट करता है। अल्फा ऑप्शन के अंदर लेफ्ट ब्रेस है, बीटा ऑप्शन के अंदर लेफ्ट पेरेंथेसिस है, चार्ली के अंदर राइट ब्रेस है, जबकि डेल्टा ऑप्शन के अंदर राइट पेरेंथेसिस है। अब जो लूप बॉडी होती है, लूप बॉडी को हमेशा हम ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं और उसकी बिगिनिंग जो है हमेशा लेफ्ट ब्रेस से होती है और एंडिंग जो है वो राइट ब्रेस से होती है। तो इस केस में हमारे पास लेफ्ट ब्रेस जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि अल्फा ऑप्शन के अंदर आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 है हमारे पास द कीवर्ड कंटिन्यू कैन नॉट बी यूज विद इन। अल्फा ऑप्शन के अंदर डू वाइल है, बीटा के अंदर इफ एल्स है, चार्ली के अंदर फॉर है, जबकि डेल्टा ऑप्शन के अंदर वाइल है। अब क्वेश्चन के अंदर उससे हमसे पूछा कि जो कंटिन्यू का कीवर्ड है वो किस जगह पे किसके साथ इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स एक बात पल्ले बांध लें कि कंटिन्यू का कीवर्ड हमेशा लूप्स के साथ इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पे हमारे पास C और C++ के अंदर सिर्फ 3 ही लूप्स हैं, फॉर है, वाइल है और डू वाइल है। तो इट मीन एक ही ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे बचती है जो कि लूप नहीं है, और वो कौन सी है, वो आपकी इफ एल्स है। इसकी जगह यहाँ पे सिंपल इफ होता या स्विच स्टेटमेंट भी होता, तो इस केस में भी हमारा इफ के केस में इफ करेक्ट आंसर होता और स्विच के केस में स्विच स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट आंसर होता। उसके बाद क्वेश्चन 83 है व्हाट इज द वेरिएबल कॉल्ड दैट इज यूज्ड बाय फंक्शन टू रिसीव पास वैल्यू। अल्फा ऑप्शन के अंदर फंक्शन आर्गुमेंट है, बीटा के अंदर फंक्शन पैरामीटर है, चार्ली के अंदर फंक्शन एक्सप्रेशन, जबकि डेल्टा ऑप्शन के अंदर फंक्शन कांस्टेंट है। अब क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि ऐसा वेरिएबल जो है आपके किसी फंक्शन के अंदर वैल्यू पास वैल्यू को रिसीव करता है उसको हम क्या कहते हैं। ऐसे वेरिएबल को हम फंक्शन पैरामीटर बोलते हैं, क्योंकि फंक्शन पैरामीटर जो है वो आपका जो फंक्शन की हेडर होता है उसके अंदर मेंशन किए जाते हैं, और ये क्या करते हैं फंक्शन बाय कॉल या फंक्शन बाय कॉल बाय रेफरेंस या कॉल बाय फंक्शन की जो वैल्यू हमने इसको पास की होती है ये उसको अपने अंदर रिसीव करते हैं। तो इस केस में फंक्शन पैरामीटर जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि बीटा ऑप्शन के अंदर है। अल्फा ऑप्शन के अंदर फंक्शन आर्गुमेंट लिखा। फंक्शन आर्गुमेंट एक्चुअली वो वैल्यूज होते हैं जो हम फंक्शन कॉल के दौरान भेजते हैं। चार्ली ऑप्शन के अंदर फंक्शन एक्सप्रेशन है, फंक्शन एक्सप्रेशन इटसेल्फ कोई चीज़ नहीं होती। डेल्टा ऑप्शन के अंदर फंक्शन कांस्टेंट है, फंक्शन कांस्टेंट भी ऐसा कोई नहीं होगा। ये आप कंसिडर कर सकते हैं कि उस फंक्शन के अंदर जो कांस्टेंट हम यूज़ करेंगे उसको हम फंक्शन कांस्टेंट कह सकते हैं, लेकिन ऐसा फंक्शन कांस्टेंट कोई टर्म नहीं होती। उसके बाद क्वेश्चन 84 है वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑल फंक्शंस इज नोन एज। अल्फा ऑप्शन के अंदर लोकल वेरिएबल है, बीटा के अंदर ग्लोबल वेरिएबल है, चार्ली के अंदर ऑटोमेटिक, जबकि डेल्टा ऑप्शन के अंदर बोथ अल्फा एंड चार्ली है। अब क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि आपका एक ऐसा वेरिएबल जो तमाम फंक्शंस के बाहर डिक्लेयर हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, ये आपके पास ग्लोबल वेरिएबल होता है। अगर वो वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर या किसी लूप बॉडी के अंदर होगा या किसी कोड ब्लॉक के अंदर होगा तो उसको हम ऑटोमेटिक वेरिएबल या फिर लोकल वेरिएबल जो है वो कंसिडर करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन 85 है द कीवर्ड यूज्ड टू स्पेसिफाई द वैल्यू रिटर्न्ड बाय द फंक्शन इज। अल्फा ऑप्शन के अंदर रिटर्न है, बीटा के अंदर ब्रेक है, चार्ली के अंदर कंटिन्यू, जबकि डेल्टा ऑप्शन के अंदर स्टैटिक है। अब क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि हमने फंक्शन से वैल्यू को रिटर्न करना है, तो उसके लिए कौन सा ऐसा कीवर्ड है जो इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। तो नाम से ज़ाहिर है रिटर्न, तो रिटर्न यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसके थ्रू हम आपका जो भी वैल्यू हमने कॉल्ड फंक्शन के अंदर रिटर्न करनी कॉलिंग कॉल्ड फंक्शन जहाँ पे उसको कॉल किया जाता है फंक्शन कॉल पे वहाँ पे हम उसको रिटर्न करते हैं। बीटा ऑप्शन के अंदर ब्रेक लिखा। ब्रेक स्टेटमेंट तो आपका जो कंट्रोल है लूप से उसका बाहर ले आती है। चार्ली के अंदर कंटिन्यू है, इसको लूप के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं कि आपकी जो रेस्ट ऑफ द बॉडी है उसको हमने स्किप करना हो और नेक्स्ट आइटरेशन जो उसको स्टार्ट करना हो। डेल्टा के अंदर स्टैटिक लिखा है, स्टैटिक वेरिएबल को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद क्वेश्चन 86 है व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ आई आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग कोड। आपके पास एक एक्सप्रेशन गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है कि इस कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद आई की फाइनल वैल्यू जो है वो क्या होगी।
अब इसको देखें, फॉर लूप हेडर के अंदर ये हमारे पास इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन है, ये कंडीशन एक्सप्रेशन है और ये हमारे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन है। इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन को देखेंगे तो हमारे पास यहाँ से आइडिया होता है कि मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट होगा, आई के नाम से, डाटा टाइप उसकी इंट होगी और इसको वैल्यू कौन सी असाइन कर रहे हैं, हम अभी 1 असाइन कर रहे हैं। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट होगा आपका कंडीशन के ऊपर। अब कंडीशन है हमारे पास आई लेसन -2, इट मीन ये बनेगी 1 लेसन -2। अब ये कंडीशन तो फॉल्स पे एवेलुएट होगी। अब फॉल्स पे एवेलुएट होगी तो इट मीन आपका ये कोड आगे फर्दर एग्जीक्यूट नहीं होगा और यहीं पे प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अंदर उसने कहा था कि इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद आई की वैल्यू क्या होगी, तो आई की वैल्यू तो चेंज ही नहीं हुई, तो आई की वैल्यू चेंज नहीं हुई तो इट मीन्स कि आई की वैल्यू हमेशा हमारे पास यहाँ पे 1 ही रहेगी। तो अल्फा इस केस में हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन 87 है, फिल इन द ब्लैंक एक्सप्रेशन ऑफ अ फॉर लूप इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। अल्फा ऑप्शन के अंदर कंडीशन है, बीटा में बॉडी, चार्ली के अंदर इनिशियलाइजेशन, जबकि डेल्टा ऑप्शन के अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि फॉर लूप के अंदर कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। तो अभी हम जितने भी फॉर लूप्स पढ़ के आ चुके हैं तो उसके अंदर हमने यही देखा था कि हमारे पास हमेशा जो इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन होता है वो हमेशा सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। तो इस केस में हमारे पास चार्ली जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन 88 है, अली नीड्स टू आउटपुट बाय इन केस द प्राइस वैल्यू इज लेस देन और इक्वल्स टू 10, कंप्लीट द गिवन कोड बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट सीक्वेंस। आपके पास एक कोड गिवन है, इसके अंदर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उन फिल इन द ब्लैंक्स को हमने फिलअप करना है। वो फिलअप कैसे करना है, सबसे पहली लाइन के अंदर देखें तो इसमें वो कहता है जी कि अली नीड्स टू आउटपुट बाय। अब बाय देखें तो बाय हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड लाइन के अंदर, और आउटपुट हमें किस तरीके से प्रिंट करते हैं वो हमें मालूम है कि हम प्रिंट एफ के फंक्शन के थ्रू प्रिंट करते हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ पे हमारा प्रिंट एफ आएगा। अब उसके ऊपर वाली स्टेटमेंट को हम देखते हैं, आगे वो कहता है इन केस द प्राइस वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 10। इट मीन्स कि यहाँ पे ये हमारे पास कोई कंडीशन की स्टेटमेंट है, यहाँ पे वो कहता है लेस देन और इक्वल्स टू 10, यहाँ पे आपकी ये हो गई। और उसके बाद वो कहता है इन केस, तो इन केस का मतलब ये है कि यहाँ पे हम किसी किस्म की कोई कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो कंडीशन हम हमेशा सी के अंदर इफ़ की स्टेटमेंट के थ्रू चेक करते हैं। तो हमने इस एक्सप्रेशन को देखना है कि ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है हमारे पास किस ऑप्शन के अंदर मौजूद है। तो चार ही ऑप्शन को देखें तो चार ही ऑप्शन के अंदर हमारे पास इफ़ लेसन इक्वल्स और प्रिंट एफ की जो स्टेटमेंट है वो लिखी हुई है, तो यहाँ पे चार्ली जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन 89 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कोड टू आउटपुट द टेक्स्ट AI। कि हमारे पास AI है, हमने उसको प्रिंट करना है, तो जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से करेक्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट हमने उसको आइडेंटिफाई करना है। अल्फा, बीटा, चार्ली और डेल्टा के अंदर कुछ प्रिंटफ की स्टेटमेंट्स हैं। अब प्रिंटफ की स्टेटमेंट का अगर हम सिंटैक्स देखें तो हमारे पास पहले प्रिंटफ का कीवर्ड आता है, उसके बाद हमारे पास पैरेंथेसिस आती हैं और उस पैरेंथेसिस के अंदर हमने एक कंट्रोल स्ट्रिंग जो है उसको ऐड करना होता है। उस कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर हम जो लिखेंगे वो आपका प्रिंट होगा। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास डेल्टा ऑप्शन जो है वही हमारे पास एक करेक्ट ऑप्शन बनती है, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास ये प्रिंटफ भी लिखा हुआ है, पैरेंथेसिस भी ऐड की गई हैं, ये पोर्शन हमारे पास कंट्रोल स्ट्रिंग का है और उसको हमने सेमीकोलन के साथ टर्मिनेट भी किया गया। अगर अल्फा ऑप्शन को देखें तो उसके अंदर पैरेंथेसिस मिसिंग है, बीटा को देखें तो उसमें पैरेंथेसिस की बजाय ब्रेसेस यूज़ किए गए हैं, चार्ली को देखें तो वहाँ पे पैरेंथेसिस के बजाय स्क्वायर ब्रैकेट्स को इस्तेमाल किया गया। तो ये हमारे पास क्योंकि प्रिंटफ के सिंटैक्स को वायलेट करते हैं, दैट्स व्हाई अल्फा, बीटा और चार्ली जो है वो आपका आउटपुट को प्रोड्यूस नहीं करेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 है, द इंक्लूड इज डिक्लेयर्ड इन। के जो इंक्लूड है वो कहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। अल्फा ऑप्शन के अंदर stdio.h है, बीटा के अंदर conio.h है, चार्ली के अंदर string.h है, जबकि डेल्टा ऑप्शन के अंदर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे इंक्लूड जो है एक्चुअली हम इस्तेमाल करते हैं हैश इंक्लूड stdio.h। तो ये तो आपके पास एक ऐसा आइडेंटिफायर है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं किसी हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए, और इसका पर्पस भी इंक्लूडिंग वाला उस समय इस्तेमाल होता है जब इसके साथ हैश का सिंबल होगा। अब हैश का सिंबल यहाँ पर नहीं है, तो ये सिर्फ यहाँ पे एज ए यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर के तौर पे इस्तेमाल होगा, ये किसी भी हेडर फाइल के अंदर डिक्लेयर नहीं है। तो इस केस में हमारे पास नन ऑफ दीज जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, जो कि डेल्टा ऑप्शन के अंदर मौजूद है। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।